हाँ जी, चैप्टर शुरू कर रहे हैं भाई आज अपना। चैप्टर का नाम है जी वर्ब। वर्ब को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब, मॉडल्स और एडवांस वर्ब। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो एडवांस वर्ब वाला पोर्शन है इसके लिए थोड़े से और बेसिक्स और मजबूत करने पड़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे एंडिंग में, ऑलमोस्ट कोर्स के एंडिंग में। ठीक है जी, ये वाले दोनों अभी अपन पढ़ रहे हैं। पहले मेन वर्ब पढ़ेंगे, जब मेन वर्ब खत्म हो जाएगा तब अपन मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक, और जैसा कि आप लोगों को पहले बता रखा है, जिसको भी और किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछना हो, जैसे कि बच्चा लिखा हुआ है सर वोकैब याद करते समय एंटोनिम सिनोनिम कैसे याद करने हैं, इस प्रकार के जितने भी डाउट्स आए वो सबके सब मैं लेक्चर के एंड में लूंगा। क्लास के आखिर में आपको 10 मिनट दे दूंगा, उस 10 मिनट में आप ये सब चीजें पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी कोई बच्चा ऐसे कमेंट करे ये बता दो सर ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, नोट्स कैसे बनाऊं, ये वो, उसको बोलना कि क्लास के एंड में लेते हैं सर डाउट्स, क्लास के आखिरी के 10 मिनट में पूछ लियो भाई। ठीक है, आ जाइए करें शुरू। ये कुछ प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पर सॉल्व करने हैं हमें। ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडजेक्टिव चैप्टर की जो शीट थी ना, एडजेक्टिव चैप्टर की जो शीट थी उसके अंदर ये दो क्वेश्चंस थे अपने। ठीक, लेकिन ये दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था जो बेसिकली उस चैप्टर में नहीं पढ़ाया गया, तो इनको मैं दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा, इनको मैं दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा। हाँ जी, अभी के लिए पहले अपन वर्ब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करें कंफ्यूजिंग वर्ब्स को। ठीक है, बोलने सुनने में एक जैसी सी लगती हैं, बोलने सुनने में एक जैसी सी लगती हैं। ठीक है जी, फॉल फेल, फॉल फेल सुनने बोलने में एक जैसी सी लगेंगी तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा तो एरर आएगा। ठीक, आओ जरा देखने की कोशिश करो। एक वर्ब है फॉल, फॉल माने होता है गिरना, फॉल फेल फॉलन फॉलिंग, इसकी डिग्री चलती है फॉल फेल फॉलन और फॉलिंग। ठीक है, दूसरी वर्ब है जी गिराना, किसी चीज को गिरा देना, फेल फेल्ड फेल्ड। ठीक है, काफी बच्चों ने तो सारी जिंदगी यही सुनी होगी हमेशा, ये वाली कभी सुनी ही नहीं होगी, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से एरर आता है। इस वाली का मतलब है गिरना, इस वाली का मतलब है गिराना। मीनिंग से भी कर सकते हो और ग्रामर से भी कर सकते हो। जैसा कि अगर आपको याद हो अर्गेटिव वर्ब्स में मैंने पढ़ा था, कोई गिर गया है ना, गिर गया, फिसल गया, सूख गया, ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करेगी, इनका ऑब्जेक्ट होगा नहीं। रोहन गिर गया, किसी चीज दूसरी चीज पर एक्शन थोड़ी ट्रांसफर हुआ, एक्शन ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अगर एक्शन ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, इनट्रांजिटिव है। और मैंने कोई चीज गिरा दी, उसने किताब गिरा दी, उसने पानी का गिलास गिरा दिया, अगर कोई और चीज गिरा दी तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, एक बार ये दो सेंटेंसेस हैं, पहले आप करो फिर मैं कराता हूं। मीनिंग से भी कर सकते हो, ग्रामर से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, करो जरा। द वुड कटर हैज फॉलन एट लीस्ट 20 ट्रीज सो फार। वुड कटर, उस लकड़हारे ने गिरा दिए हैं कम से कम 20 पेड़ अब तक। ठीक है जी, रोहन ने कुछ गिराया कि रोहन गिर गया, क्या मीनिंग आएगा, रोहन गिर गया सीढ़ियों से इसलिए हम उसको हॉस्पिटल ले गए, रोहन गिर गया था सीढ़ियों से इसलिए हम उसको हॉस्पिटल ले गए। पहले वाले सेंटेंस में मतलब क्या, गिरना कि गिराना, वुड कटर गिरा कि वुड कटर ने कुछ गिराया, वुड कटर गिरा कि वुड कटर ने कुछ गिराया। गिराना वाला मीनिंग चाहिए तो फेल फेल्ड फेल्ड लगेगी, नीचे वाले में गिरना वाला मीनिंग चाहिए तो फॉल फेल फॉलन लगेगी। क्लियर हो गया, मीनिंग से भी क्लियर हो रहा है। अभी इसी बात को हम ग्रामर से भी समझ लेते हैं। देखोगे तो वुड कटर हो गया आपका सब्जेक्ट, हाँ कि ना,
अब यहां पे अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो क्या गिरा गया, ट्रीज नाउन लिख रखा है। अगर तुम ऐसा कर दोगे कि ये इंट्रांजिटिव है तो फिर ये नाउन को क्या बनाओगे। तो ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि अगर यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये नाउन लिखा और क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनने का ही तो काम करेगा। कोई प्रीपोजिशन नहीं है कि मैं इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लूं। ये 20 आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, कार्डिनल है बेसिकली। ये एटलीस्ट जो है ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। ये दोनों शब्द कम से कम 20 पेड़, कम से कम 20 पेड़, 20 ने क्वालिफाई किया पेड़ों को और एटलीस्ट ने क्वालिफाई किया इसको। अब तक सो फार ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम इस वर्ब के लिए। वुड कटर ने गिरा दिए कम से कम 20 पेड़ अब तक, मतलब अभी तक। आ रही है। अब यहां पे जरा बात समझने की कोशिश करना, ये जो वर्ब आपको यहां पे लगानी है ट्रांजिटिव वाली लगानी है कि इंट्रांजिटिव वाली लगानी है। ऑब्जेक्ट है इसके पास तो यानी ट्रांजिटिव वाली लगानी है। ट्रांजिटिव वाली कौन सी है, फॉल फेल्ड फेल्ड वाली है। फॉल फेल्ड फेल फेल्ड फेल्ड वाली है, हाँ कि ना। फॉल फेल फॉलन माने गिरना और फेल फेल्ड फेल्ड माने गिराना। तो ये वाली लगानी है अपने को। तो यहाँ पे तो गलत लगी हुई है। टेंस का चेंज नहीं करना है बच्चे, जो टेंस पहले था वही टेंस रख देंगे जबरदस्ती। अब आने को तो यहाँ पे बहुत कुछ आ सकता है, फेल्ड भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, है ना। लेकिन ये सो फार के साथ परफेक्ट टेंस आते हैं, इसलिए टेंस के साथ आप छेड़खानी मत करिएगा। जो टेंस पहले वही टेंस रखिएगा, बस वर्ब ठीक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फेल्ड कर देना है। हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये फेल्ड आपका मेन वर्ब बन जाएगा। काफी लोगों के लिए तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है फेल, ये काफी लोगों के लिए जो वर्ब है ना फेल फेल्ड फेल्ड, यही बड़ी अजीब लग रही होगी, है ना। लेकिन समझिएगा इसीलिए तो एरर आता है, तभी तो एरर आता है क्योंकि आपने सुन नहीं रखी तो आप कंफ्यूज हो गए, इसी वजह से एरर आता है। रोहन फेल्ड फ्रॉम स्टेयर्स, रोहन सीढ़ियों से गिर गया। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, स्टेयर्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सो कंजंक्शन और ये अगला क्लॉज शुरू हो गया जिसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हाँ क्या ना। ये तो क्लॉज ही आगे अलग आ गया। अरे ये तो क्लॉज ही आगे अलग आ गया। अब इस वाले क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसी वर्ब लिखनी है, मैं ट्रांजिटिव लिखनी है कि इंट्रांजिटिव लिखनी है। इस वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी इंट्रांजिटिव वाली लिखनी है। यहाँ पे इंट्रांजिटिव वाली लिखनी है तो फॉल की फॉर्म चलेगी। पहले पास्ट था, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी तो अब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल। तो यहाँ पे फेल लगा दी। बोलो जी, बात आई समझ में क्या कह रहा हूं मैं। मैंने कहा ये दो वर्ब हैं जिनके अंदर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये दिखने में एक जैसी सी हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी सी है, लेकिन इनका काम अलग अलग है, इनका मीनिंग अलग अलग है। ये ऊपर वाली इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है ना। इसी से कन्फ्यूजन होता है, इसी वजह से एरर आता है। सेम केस जो है, पहले एक बार ये दो सेंटेंसेस हो रहा है इनको कर दो, फिर ये जो जैसे इसमें कॉन्सेप्ट है ना डिट्टो, डिट्टो यही कॉन्सेप्ट राइज रेज में है, डिट्टो यही कॉन्सेप्ट आपका लाई ले में है। एक बार आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आप ये सारी कर पाओगे। एक बार ये दो सेंटेंसेस और हैं, इनको करो फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू। आयुष भाई शुरू से पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ना। ही एक्सीडेंटली फेल द कंटेनर दैट कंटेन्ड वायरस। उसने गलती से कंटेनर गिरा दिया जिसमें वायरस था। उसने गलती से कंटेनर गिरा दिया जिसमें वायरस था, ठीक है। अच्छा जी, दूध का गिलास गिर गया उसके हाथों से। यहाँ गिराना वाला मीनिंग चाहिए, यहाँ गिरना वाला मीनिंग चाहिए। यहाँ पे चाहिए गिराना और यहाँ पे चाहिए गिरना, हाँ कि ना। तो मीनिंग से कर सकते हो चकाचक, ठीक। यहाँ पे कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे चाहिए गिराना वाला। गिराना वाला कौन सा है, उसने उसने गलती से वो कंटेनर गिरा दिया जिसमें वायरस था। गिराना वाला कौन सा, गिराना वाला यही तो है, फेल फेल्ड फेल्ड। अब तुम कहोगे सर ठीक तो लगी हुई है, पहली तो लगी हुई है। गिराना वाला मीनिंग चाहिए ना, तो गिराने वाले में सही तो लगी हुई है कि कुछ गड़बड़ है, बताओ। है सर फेल सही तो लगी हुई है कि कुछ गड़बड़ है, सोचो।
सोचो कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ जी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अगर ये वर्ब की ये वाली फेल कह रहे हो ना आप इसको, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाली फेल है तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, और वर्ब की पहली फॉर्म में तो सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस लगते हैं। ही गो नहीं ही गोज लिखना पड़ता है, ही ईट नहीं ही ईट्स लिखना पड़ता है, ही प्ले नहीं ही प्लेज लिखना पड़ता है। अगर ये वाली होती ना, अगर ये वाली होती तो फेल्स लिखा होता है यहां पे, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या लगता है ये कोई हैबिचुअल एक्शन है? क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म का तो मतलब हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली हैबिचुअल एक्शन के लिए लगाया जाता है। वो हर रोज ही गिराता रहता है क्या? कि एक्सीडेंटली क्यों लिखा हो? फिर कोई एक बार हुआ है ना ये एक्शन, उसने गलती से गिरा दिया, ये मीनिंग देना है। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये वाली फेल नहीं है। ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में भी डाउट आना था कि सर चलो बाकी सारी तो अलग अलग दिख रही है, मैं समझ गया, लेकिन ये भी स्पेलिंग सेम है, ये भी स्पेलिंग सेम है, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कहां कौन सी आएगी? मैं कैसे जानूंगा कि इनमें से कहां पे कौन सी लगानी है? हाँ कि ना? तो उसी का मैं आपको इलाज बता रहा हूं कि आपको देख के समझना पड़ेगा कि कहां पे मुझे कौन सी की जरूरत है। पहली बात तो जरा समझना कि उसने एक्सीडेंटली गिरा दिया उस कंटेनर को जिसमें वायरस था, तो गिराना वाला मीनिंग देना है तो फेल फेल्ड फेल्ड आएगी। गिराना वाला मीनिंग देना है तो फेल फेल्ड फेल्ड आएगी। अब ये वाली फेल नहीं है, ये वाली फेल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ये होती तो ये पहली फॉर्म होती तो फेल्स लिखा होता। और दूसरी बात, ये कोई एक्शन ऐसा नहीं है जो हैबिचुअल एक्शन हो। तो ये सारी बातें चीख चीख के बता रही कि ये वाली फेल लिख दी आपने, ये वाली, जो कि गलत है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? फेल्ड करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हुई इतनी बात? द ग्लास ऑफ मिल्क फेल्ड फ्रॉम हर हैंड्स। वो जो दूध का गिलास था वो उसके हाथों से गिर गया। वो जो दूध का गिलास था वो उसके हाथों से गिर गया। ठीक है, अब मीनिंग से भी कर सकते हैं और ग्रामर से भी कर सकते हैं। गिर गया वाला मीनिंग चाहिए, गिर गया वाला मीनिंग किससे आएगा? फॉल फेल फॉलन से आएगा, है कि ना? फॉल फेल फॉलन से आएगा। अब यहां पे ये जो लिखी हुई फेल्ड, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि हमें गलत है कि ना? अब मैंने जैसा कहा कि वर्ब की जो पहले फॉर्म लगी हो वही फॉर्म यूज कर लिया करो, वर्ब की जो पहले फॉर्म लगी हो ना वही फॉर्म यूज कर लिया करो। तो मुझे जरा बताओ कि ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड है, ये कौन सी होगी? जो पहले लगी थी वही लगाऊंगा, है ना? तो ये भी फेल्ड है, ये भी फेल्ड है, कौन सी लगी होगी बताना जरा मुझे एक बार। ये जो दो लिखी हुई है इनमें से कौन सी होगी ये? हाँ जी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपने बताया था बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले कोई हैज हैड वगैरह कुछ तो लगा होता, तो यानी ये सेकंड है। तो पहले सेकंड थी तो बाद में भी सेकंड करनी पड़ेगी, यानी यहां पे फेल लिखना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? अब यही बात आप मीनिंग से भी कर सकते हो और यही चीज आप ग्रामर से भी कर सकते हो। यही चीज आप मीनिंग से भी कर सकते हो और यही चीज आप ग्रामर से भी कर सकते हो, हाँ कि ना? अब ग्रामर से कैसे करेंगे? ग्रामर से ऐसे करेंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। हाँ जी, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे इसके पास ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ट्रांजिटिव वाली भरनी है। गिराना ये ट्रांजिटिव है, गिरना ये इंट्रांजिटिव है। तो अगर ट्रांजिटिव वाली भरनी है तो फेल फेल्ड फेल्ड में से भरोगे, ट्रांजिटिव वाली भरनी है तो फेल फेल्ड फेल्ड में से भरोगे, हाँ कि ना? अरे बोलो। तो इसका मतलब यहां पे ये जो लगी हुई है ये आपको मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाली नहीं है, ये लगी हुई है, गलत लगी हुई, तो मैंने इसको फेल्ड में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर इस वाले सेंटेंस पे आऊंगा तो ग्लास सब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना? इस बार तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस बार इंट्रांजिटिव वाली भरनी है, इंट्रांजिटिव वाली भरनी है तो इसमें से आएगी। आप इसको ग्रामर से भी कर सकते हो और मीनिंग से भी कर सकते हो। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, जो सब्जेक्ट बनने का प्लस में कंजंक्शन बनने का काम कर रहा है। कंटेन्ड वर्ब है और वायरस इसका ऑब्जेक्ट है, वो कंटेनर जिसमें वायरस था। क्लियर होगी इतनी बात? यही सेम बात है अब इन दो वर्ब के लिए। राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन, उगना उठना बढ़ना। कोई चीज उग रही है, उठ रही है, बढ़ रही है ना?
तो ये इंट्रांजिटिव है। रेज रेज रेज, उठाना, हाथ उठाया, ही रेज्ड हिज हैंड, ना कि ही रोज हिज हैंड। उठाना, उगाना, बढ़ाना, पालना, ये वाले मीनिंग देने हो तो रेज रेज्ड रेज्ड। उठना, उठना उठना, उगना, बढ़ना, राइज रोज राइजन। दिखने में सेम सी है, मीनिंग भी कुछ कुछ सेम से है, उठना उठाना। इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से एरर आते हैं। ठीक है, ग्रामर से करना है तो ऑब्वियस बात है, ये ऊपर वाली इंट्रांजिटिव है और ये वाली ट्रांजिटिव है। ठीक, करिए जरा एक बार जल्दी से, करो भाई जरा जल्दी से। राजा दुबे, पेशेंस रखो बच्चे, कंटेन लिंकिंग वर्ब नहीं होती, कंटेन स्टेटिव वर्ब होती है। कल की क्लास में आएगा स्टेटिव वर्ब, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा क्लियर। अभी आगे पढ़ लो। मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे। मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे, क्यों उठे? मेहमानों का स्वागत करने के लिए। मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे मेहमानों का स्वागत करने के लिए। ठीक है जी, उठना वाला मीनिंग चाहिए, हाँ कि ना? उठना वाला मीनिंग चाहिए, क्लियर हो इतनी बात? हाँ जी, इसमें उठना वाला मीनिंग चाहिए। उठना वाला मीनिंग चाहिए तो राइज रोज राइजन आएगा। उठना वाला मीनिंग चाहिए तो राइज रोज राइजन आएगा। कौन सी लगा दी हमने? तो रेज 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 लगा दी। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज हैं, सीएफसी गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो हैं, ये बढ़ा रही हैं अर्थ के टेम्परेचर को। बढ़ रही हैं कि बढ़ा रही हैं? क्या मीनिंग देना है? बढ़ाना वाला मीनिंग देना है। तो इसका मतलब ये रेज 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 वाली फॉर्म चाहिए। मीनिंग से भी कर सकते हो, ग्रामर से भी कर सकते हो। मीनिंग से भी साफ साफ चमक चमक के दिख रहा है। ग्रामर से करना है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इन ट्रांजिटिव वाली चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रांजिटिव वाली चाहिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ग्रामर से भी कर सकते हो और आप मीनिंग से भी कर सकते हो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, ये टू वेलकम क्या हो गया? ये इन्फिनेटिव है जो एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। ठीक है जी, गेस्ट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो गया। हिज क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। सीएफसी गैसेस आर राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सीएफसी गैसेस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टेम्परेचर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और अर्थ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब ग्रामर भी चीख चीख के बता रही है, ग्रामर भी चीख चीख के बता रही है कि यहां पे हमें चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब और यहां पे हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वाली ये है, ट्रांजिटिव वाली ये है। मीनिंग से देखना है मीनिंग से देख लो, ग्रामर से देखना है ग्रामर से देख लो। अब जो वर्ब पहले लगी होती है वही वर्ब लगाते हैं। अगर ये तीसरी फॉर्म होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई होती, यानी ये दूसरी है तो बाद में भी दूसरी दे देंगे, यानी यहां पे रेज्ड काट के हम क्या कर देंगे? रोज कर देंगे। ठीक है जी, इसमें तो साफ साफ ही पता चला कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो बाद में भी आईएनजी रखनी पड़ेगी, यानी यहां पे रेजिंग करना पड़ेगा। बोलो। अरे कोई मुश्किल चीज नहीं है ये बहुत आसान वाली बात है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप वो रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्लॉज वो सब पढ़ के आ गए हो तो मतलब कोई लेवल ही नहीं है इन बातों का, तो ये तो आप बहुत जल्दी कर पा रहे होगे। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट है। करके दिखाओ जरा, इन तीन सेंटेंसेस पे लगा दो।
ही हैड सम डाउट्स, उसको कुछ डाउट्स थे लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। राइज माने तो उठना उगना बढ़ना होता है, वो नहीं उठा कि उसने कुछ नहीं उठाया। उठाना उगाना बढ़ाना ये मीनिंग देना है कि उठना उगना बढ़ना ये मीनिंग देना है। हाँ जी, ही हैड सम डाउट्स। अब इस बार आप देख पा रहे हो हैड क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब बनेगी कि मेन वर्ब बनेगी? ये जो हैड आपको नजर आ रही है हेल्पिंग वर्ब बनेगी कि मेन वर्ब बनेगी? मुझे पता है कि अगर इसके बाद कोई और मेन वर्ब होती, ही हैड कंप्लीटेड, ही हैड ईटन, ही हैड स्लेप्ट, अगर कोई और मेन वर्ब होती तब इसको हेल्पिंग वर्ब कहते। अगर कोई और मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी। अब मुझे बताओ क्या ये लिंकिंग वर्ब बनेगी? हाँ जी, क्या ये लिंकिंग वर्ब बनेगी? ही और डाउट्स एक ही है क्या? तो इसको लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ये सम आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, बट आपकी कंजंक्शन होगी ही सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया आपका। अब यही बात आप ग्रामर से भी कर सकते हो, मीनिंग से भी कर सकते हो। उसको कुछ डाउट्स थे लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उठाना वाला मीनिंग चाहिए तो रेज 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 वाली चलेगी। और यही बात आप ग्रामर से भी कर सकते हो कि भैया यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, हाँ कि ना? एनी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर में चला जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, अगर यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो राइज थोड़ी आ पाएगा। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? रेज लिखना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर होगी इतनी बात? व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा तो सूरज जो है वो पहले ही उग गया था कि उसने कुछ उगा दिया था? मीनिंग से भी देख सकते हो, ग्रामर से भी देख सकते हो, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो सन सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है। अगर आप देख पा रहे हो यहां तो कोई आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वाली वर्ब चाहिए, है ना? और सूरज उग गया था, उगना उठना बढ़ना, तो वो राइज रोज राइजन से चलेगा। ये दोनों बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पे रेज की फॉर्म नहीं राइज की फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? राइजन। हैड लिखा हुआ ना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे रेज्ड नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? राइजन लिखना पड़ेगा। द सन हैड ऑलरेडी राइजन। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग डैश इन 2020 ओइंग टू कोविड। कोविड की वजह से हर चीज के जो प्राइस, हर चीज के दाम डैश हो गए 2020 में कोविड की वजह से। अब जरा समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये जो 2020 लिखा हुआ है इन 2020, ये पास्ट की बात है, हाँ कि ना? ये पास्ट की बात है, यस और नो? अगर ये पास्ट की बात है तो पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये बात टेंस चैप्टर की है, हालांकि मैं इतना मान के चल रहा हूं कि जिंदगी में इतना टेंस तो याद होगा। मुझे लगता है कि आप सब कुछ भूल गए, चलो मैंने मान लिया, लेकिन इतनी बेसिक बात तो याद होगी कि पास्ट की जब बात करनी होती है तो पास्ट इंडेफिनिट लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है उसके अंदर। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो ये वाले दो ऑप्शन तो मैं रेस से बाहर कर दूं क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। बचे मेरे पास दो ऑप्शन, ये और ये। कौन सा लगाऊं जी? हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए, हर चीज के दाम बढ़ गए। मेरी बात समझना, अगर आप ये लिख दोगे ना तो इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए। प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, दामों ने कुछ बढ़ाया कि दाम बढ़ गए? ये जो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? प्राइसेस है ना। मुझे बताओ प्राइसेस ने कुछ बढ़ाया कि प्राइस बढ़ गए? क्या मीनिंग देना है? ये प्राइसेस ने कुछ बढ़ाया क्या? अगर रेज्ड लिख दोगे तो ऑब्जेक्ट कहां है? क्योंकि ओइंग टू, ड्यू टू ये तो प्रीपोजिशन होती हैं। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर रेज्ड लिखोगे तो उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अगर रेज्ड लिखोगे तो उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए। कहां है ऑब्जेक्ट? कहां पे ऑब्जेक्ट? आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसलिए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? रोज लिखना पड़ेगा। हर चीज के दाम बढ़ गए थे, हर चीज के दाम बढ़ गए थे। क्लियर हुई इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पर आ जाइए। सेम कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है भाई, लाई ले लेन ले लेड लेड का भी। ठीक है, एक ये लास्ट वाली होती है लाई लाइड लाइड, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। लास्ट वाली है लाई लाइड लाइड, इसका मतलब होता है जी झूठ बोलना। और लाई ले लेन और ले लेड लेड, ये वाली जो ऊपर वाली दो है इनमें कुछ वैसा ही फंडा है। लाई ले लेन का मतलब होता है लेटना या पड़े होना, ठीक है, लेटना। और इसका मतलब होता है लेटाना, किसी चीज को कहीं रखना। अब आप फिर से वही बात, ये चीज आप मीनिंग से भी कर सकते हो
और यही चीज आप ग्रामर से भी कर सकते हो। ऑब्वियस बात है, मान लो मैंने कहा कि वो लेटा हुआ था सोफे के ऊपर। अब इसमें लेटने में तो कोई एक्शन का ट्रांसफर होगा नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मान लो उसने बच्चे को लेटा दिया, उसने किताबों को रख दिया, तो कोई चीज रखी जाए कोई चीज लेटाई जाए, इसमें तो ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये वाली ट्रांजिटिव होगी। आप ग्रामर से भी कर सकते हो, मीनिंग से भी कर सकते हो। एक ट्राई अपने आप करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। शी ले द चाइल्ड असाइड एंड लेड ऑन द सोफा। उसने बच्चे को साइड पे रखा, उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई। ठीक है, उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई। ठीक है जी, उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई, ये मीनिंग है। अब यहां पर है किसी को लेटाना रखना, और यहां पर है खुद लेटना। हाँ कि ना? दोनों एक ही सेंटेंस में लगाने से और ज्यादा कंफ्यूजन होगी। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, अगर सोचो कि ये सेंटेंस इतना होता, ठीक है, अगर ये सेंटेंस मान लो इतना ही होता, ठीक, वो सोफे पर लेट गई, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता तो तुम 1 मिनट में कर लेते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तुम्हें ज्यादा समस्या ना आती। शी लेड ऑन द सोफा, यानी वो सोफे पर लेट गई, ये मीनिंग देना है ना? लेटना वाला मीनिंग कौन सा है? ले लेड लेड का, ले लेड लेड का, कि लाई ले लेन का। लेटना वाला मीनिंग तो लाई ले लेन का है ना? और जो पहले वर्ब लगी हुई थी वही वर्ब लगा दूंगा। तीसरी फॉर्म होती तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती, यानी ये दूसरी है, अब भी दूसरी लगाऊंगा, शी ले ऑन द सोफा लिखना पड़ेगा। अब दिक्कत वही है कि ये वाली वर्ब आप में से मैक्सिमम ने 90% ने देख नहीं रखी जिंदगी में। आपने हमेशा लेड 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 ही पढ़ा है, इसलिए आपको ये अजीब लगेगा, आपका मन नहीं मानेगा और इसीलिए एरर आते हैं। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? अगर ये इतना छोटा सा होता तो देखो पढ़ना समझना कितना आसान होता। सेम यही बात, सेम यही बात अगर इसके अंदर ये इधर वाला पोर्शन काट दूं, मैं इतना छोटा सा कर दूं कि उसने बच्चे को साइड पे रख दिया। रखना वाला मीनिंग चाहिए तो ले लेड लेड आएगा, है ना? लाई ले लेन माने तो लेटना होता है। तो पहले जो वर्ब की फॉर्म थी, पहले ये ले लगी हुई, दूसरी लगी हुई, तो बाद में भी दूसरी लगेगी, तो यहां पे मैं लेड कर दूंगा। अगर अलग अलग पढ़ाऊं तो आसानी से समझ में आ जाता, 1 सेकंड लगता आपको, ठीक। लेकिन अगर अगर थोड़ा सा लंबा लिख दो तो फिर थोड़ा परेशान हो जाते हो, लेकिन नहीं होगे। अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे देखोगे तो नहीं होगे। एक ट्राई और कर लो मेरे कहने से, ठीक है? एक ट्राई और कर लो, मैंने तो बता ही देना यार, 1 मिनट लगेगा मैं तो बता ही दूंगा, है ना? लेकिन एक ट्राई आप अपने आप करोगे तो और आपको अच्छा लगेगा। करो ट्राई। एक है भाई परेशान हो रहा है, शीट कहाँ मिलेगी, शीट कहाँ मिलेगी, शीट कहाँ मिलेगी। इससे आसान कुछ हो सकता है यार? वीडियो के जस्ट नीचे ही शीट डली हुई है, वीडियो के जस्ट नीचे ऑप्शन है पीडीएफ का, वहां पे क्लिक करते हो सीधा शीट दिख जाती। इससे आसान कुछ हो सकता है ढूंढना है? इससे आसान तो दूसरा एक ही काम हो सकता है, बस जैसी क्लास खत्म हो अमन सर आपके घर आए, खुद हाथ से आपको शीटें डिलीवर करके जाएं। इससे आसान तो बस यही दूसरा काम हो सकता है भाई।
हाँ जी, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। उसने बच्चे को साइड पर रख दिया, उसने बच्चे को साइड पर रख दिया और सोफे पर लेट गए। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उसने बच्चे को साइड पर रख दिया और सोफे पर लेट गए। ठीक है जी। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है, असाइड आपका एडवर्ब है। ठीक है जी। एंड आपका कंजंक्शन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हम इसको मीनिंग से भी देख सकते हैं और ग्रामर से भी देख सकते हैं। उसने बच्चे को साइड पर रख दिया, रखना वाला मीनिंग रखना है तो ले लेड लेड आएगी। ग्रामर से देखोगे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी ट्रांजिटिव आएगी, ट्रांजिटिव वाली भी यही है। ठीक है, लेटाना वाली, रखना वाली। तो ग्रामर से देखो चाहे मीनिंग से देखो, दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया यहां पर ये वाली फॉर्म चलेगी, ले लेड लेड वाली। अरे ले सही तो लगी हुई है? सर आप कह रहे हो ना ये वाली लगेगी, ले लेड लेड वाली, तो लगी तो ये ले ना भाई। ये वाला ले और ये वाला ले दिखने में सेम है। अब बताओ ये ले लगा हुआ है कि ये ले लगा हुआ है? अगर ये वाला होता ना, अगर ये वाला होता तो पहली बात तो लेज लिखा होता, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो लेज लिखा होता। और दूसरी बात, ये एंड से आगे पास्ट नहीं दिख रहा। ऑब्वियस बात है दोनों काम पास्ट में होंगे, तो इसका मतलब यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो उससे मुझे पता चल गया कि भैया ये वाली लगा दी गलती से, ये नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? लेड लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा जी। उसने बच्चे को साइड पर रखा, उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई। ठीक है, वीडियो ऐसी वायरल होती रहती है ना, घर पे नैनी रख दी है बच्चे को संभालने के लिए, माँ बाप ऑफिस गए हुए हैं। ठीक, तो भैया आराम से पीछे से नैनी उसको चुप कराने के बजाय रोता हुआ छोड़ रखा है, फर्श पे लिटा रखा है, अपना सोफे पे बैठ के ऐसे टीवी देख रही है मस्त है। ऐसी वीडियो सीसीटीवी फुटेज वाली आपने बहुत देखी होंगी। तो उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई। लेटना वाला मीनिंग चाहिए, अगर लेटना वाला मीनिंग चाहिए तो लाई ले लेन लगेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये भी बात इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ये भी बात चिक चिक के बता रही है कि लाई ले लेन लगेगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, दूसरी है कि तीसरी है? पास्ट में चल रहा, दूसरी है। तीसरी होती तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई होती। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म लाई वाले की कौन सी है? ले है, तो यहाँ पे ले आएगा। क्लियर होगी इतनी बात? लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द फ्लोर। गन को नीचे रख दो और जमीन पर लेट जाओ। आप कोई पुलिस वाला है, किसी को ऑर्डर दे रहा है ना, मान लो जैसे होता ना, कोई आतंकवादी थे या कोई चोर लुटेरे थे, उनको घेर लिया पुलिस ने, और उनको कह रही है कि पुलिस उनको कह रही है कि भैया गन को नीचे रख दो, गन को नीचे रख दो और जमीन पर लेट जाओ। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वालों के अंदर वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होती है। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वालों के अंदर वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होती है, हाँ कि ना? इंपैरेटिव है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही है, इतनी बात समझ में आती है। क्यों हो रही है वो वर्ब से शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि इंपैरेटिव है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के काम आती है। गन को जमीन पर रख दो, गन को जमीन पर रख दो, रखने वाला मीनिंग चाहिए तो ले लेड लेड आएगा। और जमीन पर लेट जाओ, लेटना वाला मीनिंग चाहिए तो लाई ले लेना आएगा। मीनिंग से भी कर सकते हो, ग्रामर भी यही बात चीख चीख के बताएगी। गन यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। डाउन यहां पर क्या है? एडवर्ब है। कंजंक्शन वर्ब प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पहली वाली वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए यानी ट्रांजिटिव वाली लगेगी, ले लेड लेड वाली लगेगी। दूसरी को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए यानी इन ट्रांजिटिव वाली लगेगी, लाई ले लेन वाली लगेगी। आप ग्रामर से देख लो चाहे मीनिंग से देख लो, वैसे इनको मीनिंग से देख लिया करो, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, सही बताऊं, सही बताऊं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसको पढ़ाने में। 5 ही मिनट का खेल है इनका। इसका मतलब है लेटना, इसका मतलब है लेटाना, सेंटेंस देखो लगाओ बात खत्म। ये तो मैं जबरदस्ती खेल खिलौने से कर रहा हूं तुम्हारे साथ, जरूरत नहीं है इसकी। सिंपली मीनिंग से देखो, टिकाओ अपना। तो यहां पे ऑब्वियस बात है, दोनों इंपैरेटिव है, दोनों ऑर्डर है ना? गन को नीचे रखो और लेट जाओ, दोनों इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव है तो वर्ब की बेस फॉर्म आएंगी, ये वाली तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये वाली ट्रांजिटिव वाली चाहिए, रखना वाला मीनिंग चाहिए, तो यहां पे ले आएगा, यहां पे ले आएगा और यहां पे लाई आएगा। क्लियर हो गया भाई? हाँ जी। सेम यही बात आपको इन तीन सेंटेंसेस पे अप्लाई करनी है। सेम यही बात आपको इन तीन सेंटेंसेस पे अप्लाई करनी है। करके दिखाना जरा एक बार, करके दिखाओ जरा एक बार।
योर बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तुम्हारी जो किताब है, तुम्हारी जो किताब है वो टेबल पे पड़ी, तुम्हारी जो किताब है वो टेबल पे पड़ी है। ठीक, अब किताब कुछ रख रही है कि किताब पड़ी है? किताब कुछ रख रही है कि किताब पड़ी है? क्या कहना है? किताब पड़ी है, हाँ कि ना? किताब टेबल पर पड़ी है। अगर ये पड़ी है वाला मीनिंग देना तो लाई ले लेनी ये वाली चलेगी। तो फिर क्या लगाओगे? योर बुक इज लेइंग ऑन द टेबल की लाइंग ऑन द टेबल? लेइंग ऑन द टेबल की लाइंग ऑन द टेबल? तुम्हारी किताब टेबल पर पड़ी है, तुम्हारी किताब टेबल पर पड़ी है। बे यार, मीनिंग से कर लिया। अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं, अब अगर मैं आपसे ग्रामर की बात करूं, ये लेइंग लिखा होता ना, अगर ये लेइंग कब लिखा होता? जब आगे ऑब्जेक्ट दिया होता। जैसे जैसे आर हैन इज लेइंग एन एग, हमारी मुर्गी एक अंडा दे रही है, ठीक है। लेइंग एन एग, यहां पे आगे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये तो ट्रांजिटिव है। अगर ये लिखोगे तो आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, हाँ कि ना? अब मेरे को छोटी सी बात चलो और बता दो, लगे हाथ एक छोटी सी बात और बता दो कि इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब ऐसे तोड़ दें क्या? इसको हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब ऐसे तोड़ दें क्या? हाँ जी। देखो, दो तरीके हैं इसको समझने के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं कहूं एक बार उसको तोड़ने से पहले आप इसको तोड़ो, एक बार उसको तोड़ने से पहले एक बार इसको तोड़ो आप। ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर। हाँ जी। कुछ गड़बड़ सी लग रही है सर, मतलब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये ही सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो भी सर मन सा नहीं मान रहा, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो भी सर मन सा नहीं मान रहा, क्योंकि उसमें पता क्या हो रहा है? ही इज स्लीपिंग, ही इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग। सर उसमें क्या होता है ना, कोई एक्शन हो रहा होता है, उसमें कोई एक्शन हो रहा होता है जो कुछ समय तक चल रहा होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस तभी तो लगाते हैं जब एक एक्शन चल रहा हो, हाँ कि ना? लेकिन सर यहां पे लिखा हुआ ही सिटिंग ऑन अ चेयर, सर इसका मीनिंग तो होता ना वो चेयर पे बैठा है, ही सिटिंग ऑन अ चेयर, वह एक चेयर पर बैठा है। ये वाले मीनिंग में सर मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना ना सर अजीब सा लग रहा है, और कोई टेंस भी सही नहीं लग रहा। हो रही है मन में ये दुविधा सी, हो रही है मन में दुविधा सी। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो, या तो आप ऐसा समझ लो, या तो आप ऐसा समझ लो कि भले ही आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है, भले ही आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन ये वर्ब ऐसी है जिसके अंदर कोई एक्शन की कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई जा सकती। ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, दो तीन वर्ब ही हैं ऐसी, जैसे स्टैंडिंग हो गया, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द पोल, ही वॉज स्टैंडिंग नियर द पोल। तो इसका मतलब क्या है कि वो पोल के पास खड़ा था, खड़ा हो रहा था, ऐसा मतलब नहीं है ना इसका। ऐसे ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर का मतलब ये नहीं है कि वो चेयर पर बैठ रहा था, वो चेयर पे बैठा था। तो या तो आप ऐसा समझ लो कि भले ही मैं मेन वर्ब लिख रहा हूं इसको, भले ही इसको मेन वर्ब लिख रहा हूं, लेकिन ये वर्ब ऐसी होती है, सिट हो गया, स्टैंड हो गया, ऐसे लाई हो गया, ये वर्ब ऐसी हैं, भले ही आईएनजी लिखा हो लेकिन इनमें कोई एक्शन नहीं कॉन्टिन्यूटी में होता। या तो ऐसे समझ लो, या दूसरा समझ लो कि आप इसको मेन वर्ब कर लो और इसको एडजेक्टिव कर लो, या फिर इसको मेन वर्ब कर लो और इसको आप एडजेक्टिव कर लो। ठीक है, कि इसके बारे में कुछ बता रहा है, इसकी स्टेट बता रहा है, इसकी अवस्था बता रहा है। तो आप क्या कर लो कि इसको तो लिंकिंग वर्ब कर लो और इसको एडजेक्टिव कर लो, यानी बेसिकली उसके बारे में कुछ बता रहा है। जैसे आप लिख देते हो कि ही इज रिच, वो अमीर है, हाँ के ना? ही इज रिच, ही इज पुअर, तो वो किस अवस्था में है? वो सिटिंग पोजीशन में, ही इज सिटिंग। ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों में से एक तरीके से आप अपना मन समझा लो। सेम ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, सेम ऐसे अगर इस सेंटेंस की बात करूं, किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी, या तो मैं ऐसा समझ लूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऐसी मेन वर्ब है जिसमें कोई एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं होता, या फिर मैं ऐसा समझ लूं कि ये मेन वर्ब है
मतलब लिंकिंग वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। दोनों में से जैसे आपका मन करे, जैसे आपका मन करे वैसे आप इसको समझ सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। ही ले नो स्ट्रेस ऑन द मैटर इन द मीटिंग। उसने मीटिंग में मुद्दे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डाला। उसने मीटिंग में मुद्दे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डाला। अब किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस डालना है कि ना, लेटाना, रखना, डालना, वो वाला मीनिंग देना है तो ट्रांजिटिव वाली वर्ब चाहिए। मीनिंग से करना मीनिंग से कर लो, ग्रामर से करना ग्रामर से कर लो कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये नो स्ट्रेस जो है इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हाँ कि ना, बोलो। तो यहां पे आप ग्रामर से भी कर सकते हो, मीनिंग से भी कर सकते हो कि यहां पे ले लेड लेड वाला आएगा। सर लेगा तो वह ले, फिर वही बातें कितनी बार करेंगे यही बातें। अगर ये वाला ले होता तो लेज लिखा होता पहली बात तो, और ये रोज का काम है कि इसका कोई हैबिचुअल एक्शन है क्या, नहीं। तो ये सारी बातें आपको चीख चीख के बता रही है कि भैया ये आएगा। तो यहाँ पे मतलब ये तो ये वाला ले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये लिखा हुआ था जो कि गलत था तो सेकंड फॉर्म लेड लिख देंगे। ये वाले पर कोई एरर नहीं आते हैं, सिर्फ आपको ये नीचे वाली जो वर्ब है ना, लाई, लाइड, लाइड, इनके साथ ही पढ़ा दी जाती है क्योंकि दिखने में थोड़ी सेम सी लगती है ना, लेकिन इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब था झूठ बोलना। ही लाइड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे झूठ बोला उसकी मैरिज के बारे में। ही लेड टू मी गलत हो गया, झूठ बोलना वाला मीनिंग चाहिए, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लाई, लाइड, लाइड आएगा। ही लाइड टू मी लिखना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। आगे पढ़ने से पहले पहले एक काम करते हैं, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके दिखा दो जरा मुझे जल्दी से, ये जितना मैंने अभी पढ़ाया। अच्छा, इसके एक क्वेश्चन एक और हो गया, रुको एक मिनट। ये जो दो स्लाइड है इस पे भी लौट के आऊंगा मैं, ये जो दो स्लाइड्स है ना इस पे भी लौट के आऊंगा, रुक जाओ। पहले आप ये पढ़ लो। ये वाले बिल्कुल आसान है बच्चे, मीनिंग बेस है, इसमें तो ग्रामर भी नहीं है, इनमें तो ग्रामर भी नहीं है, प्योर मीनिंग बेस्ड है। हैंग हंग, हंग माने होता है लटकाना या टांगना। आपने कपड़े टांग दिए है ना, तो ये चलेगा, ठीक। कोई भी चीज लटका दी, कपड़े टांग दिए, कुछ भी, किसी चीज को लटकाना टांगना, उसके लिए हैंग हंग हंग यूज किया करो। फांसी देने के लिए हैंग हैंग्ड हैंग्ड यूज किया करो। पढ़ना जरा सेंटेंस, इसको बताना कहां पे कौन सा आएगा। वो रूम में घुसा और उसने शर्ट को फांसी दे दी दरवाजे के पीछे। फांसी दे दी कि टांग दी? हाँ जी, वो रूम में घुसा और उसने दरवाजे के पीछे अपनी शर्ट टांग दी, तो हैंग हंग हंग चलेगा, पास्ट में चल रहा सारा। अगर ये V3 होती तो हेल्पिंग और बाई होती। दोनों बातें चीख चीख के बता रही कि V2 है तो बाद में V2 यूज कर देंगे, हंग का यूज कर देंगे यहां पर। अच्छा जी, उन्होंने टेररिस्ट को टांग दिया एग्जैक्टली 10 बजे कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार, ठीक है। क्या कोर्ट ऐसे ऑर्डर देगी कि भैया इसको तार पे टांग दिया करो, शाम को उतार लिया करो, सुखा लिया करो? कोर्ट क्या ऑर्डर देगी? फांसी देने के ऑर्डर देगी। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हैंग हैंग्ड हैंग्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पे आ जाओ। डिस्कवर होता है, डिस्कवर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज का पता लगाना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती। मतलब जैसे कहीं पे कोई चीज, जैसे गुफा है कोई पुरानी, ठीक है, कोई पुरानी गुफा है, कोई वहां पे गया नहीं था, है ना, पुराने जमाने में किसी ने बनाई थी। अब वहां कोई एक्सप्लोरर था घूमते फिरते, उसको एक गुफा सी दिख गई, तो उसने इन्वेंट किया कि उसको डिस्कवर किया। कोई चीज पहले से थी, आप ये बताओ ये चीज यहां है, तो ये हुआ डिस्कवर करना। कोई नई चीज बना देना, इन्वेंट करना। कंप्यूटर बना दिया, इन्वेंट कर दिया। मोबाइल फोन बना दिया, इन्वेंट कर दिया। कोई नई चीज क्रिएट कर देना जो ब्रह्मांड में पहले नहीं थी, इन्वेंट। कोई चीज थी, बस आपने वहां पे पहुंच के बताया ये चीज यहां है, तो डिस्कवर। आ रही है बात समझ में? बताओ जरा इन दोनों में कौन सा आएगा।
चार्ल्स बेबेज डिस्कवर्ड कंप्यूटर इन 17th सेंचुरी। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डिस्कवर किया 17वीं शताब्दी में। कंप्यूटर को डिस्कवर किया कि इन्वेंट किया? ऐसा थोड़ी कि भैया ये सुबह सुबह लोटा लेके गए थे जंगल में, हैं, वहां इनको पढ़ा दिखा अरे कंप्यूटर। ऐसा थोड़ी भैया, कोई नई चीज बनाई ना तो वो इन्वेंट करना हो गया। वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी 1498 में, है, मतलब पहले भारत था ही नहीं। इसने बनाया क्या? ये लाया ऐसे जहाज में भर के मिट्टी डाली, फिर एक एक जहाज और डाल दिया, 5 जहाज और डाल दिए, जहाज डालता गया और फिर कब प्लेन करके लो जी इंडिया बन गया। ऐसा था क्या? है ना? इसकी करोड़ों पुश्तों से पहले से इंडिया था। आई मेरी बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसने सिर्फ इंडिया आने का रूट डिस्कवर किया। बोल देते हैं कि इंडिया को डिस्कवर किया, कि इंडिया तक पहुंचने का रूट डिस्कवर किया बस इसने। रूट तो पहले भी था, बस इसने बताया कि यहां से होके इंडिया जा सकते हैं। कोई चीज जब पहले से होती है उसको खोजते हो तो डिस्कवर आता है, नई चीज बनाते हो तो इन्वेंट आता है। अब ये दो वर्ब है, एक है फाइंड फाउंड फाउंड यानी ढूंढना, और एक है फाउंड फाउंडेड फाउंडेड यानी स्थापना करना। ठीक है, अब देखो जरा कहां पे कौन सा आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको ढूंढ के लाया गया एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में। उसको ढूंढ के लाया गया कि उसकी स्थापना करी गई। पैसे में लिखा हुआ है, ये पैसे में लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ढूंढ के लाया गया कि स्थापना करी गई। स्थापना करी गई तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? फाउंडेड लिखना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने स्थापना कर दी है मेरी किताब की जो गुम हो गई थी पिछले हफ्ते। जो पिछले हफ्ते गुम हो गई थी उस किताब की मैंने स्थापना कर दी है। स्थापना कर दी कि वो किताब मुझे मिल गई है। बोलो जी, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, अब प्रीवियस ईयर दो चार सवाल है, पहले उनको निपटाते हैं। प्रीवियस ईयर दो चार सवाल हैं, जल्दी से इनको निपटा लो। करके दिखा दो जरा एक बार, ये फटाक से करके दिखा दो। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। क्रिमिनल को पक्का फांसी पे लटकाया जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। टांगा जाएगा कि लटकाया जाएगा? क्रिमिनल को पक्का क्या है, फांसी दी जाएगी। हाँ जी, फांसी देने वाला मीनिंग चाहिए, सर्टेनली बी हैंग्ड लिखना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुर्गन को एडवाइस किया कि उसके सीवियर क्रैम्प्स की वजह से उसको बेड में लेटे रहना चाहिए। बेड में रहना चाहिए, लेटे रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। कुछ लेटाना के लेटना। हाँ जी, आगे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इन तो प्रीपोजिशन है, बेड उसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है, फ्यू डेज उसका ऑब्जेक्ट है, ना ही ऑब्जेक्ट है यानी इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। मीनिंग भी चीख चीख कर बता रहा है कि लेटने वाला मीनिंग चाहिए, तो ही शुड लाई इन द बेड लिखना पड़ेगा। हाँ जी, भगत सिंह ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, कह लो कि देश के लिए समर्पित कर दी। भगत सिंह ने दे दी अपनी जिंदगी फॉर हिज मदरलैंड, है ना, अपनी मातृभूमि के लिए। अब पहली बात तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसी से बना हुआ ये। न्यौछावर करने ले से बना हुआ, कोई चीज देना, कोई चीज रखना, तो बेसिकली कह सकते हो उसने जान अपनी रख दी, हाँ कि ना। तो यहां पे लाई का मतलब तो लेटना होता है, तो न्यौछावर करना, कुर्बान करना, उसके लिए ले डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होती, उसके लिए ले डाउन। अब ये डाउन को ऐसे में सोचना कोई अलग है, ये पूरा एक ही है, फ्रेजल वर्ब है। ही वॉज सो क्यूरियस, वो इतना क्यूरियस था, वो इतना क्यूरियस था कि उसने बहुत क्वेश्चंस उठाए मीटिंग के दौरान। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है, उठाना वाला, मीनिंग चाहिए, दोनों बातें चीख चीख के बता रही कि यहां पे रेज्ड आएगा। आ रही है बात समझ में? एक और होता है अराउज, है ना।
जैसे राइज रोज है ना, अराउज, जैसे रेज का तो मतलब होता है कोई चीज उठाना, ठीक है, कोई फिजिकल चीज होगी, किसी चीज को उठा जाएगा, किताब उठा दी, हाथ उठा दिया, ऐसे। किसी के मन में कोई फीलिंग जगा देना, किसी के मन में कोई पर्टिकुलर इमोशन, विद्रोह की भावना, प्यार की भावना, गुस्सा जगा देना, किसी के मन में कुछ जगा देना, तो उसके लिए अराउज आता है। ठीक है, इस पे भी अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक आध सवाल डाल लेंगे। चलो जी, लौट के आते हैं एक बार अपने उसी फंडे पे, जो क्वेश्चंस अपन, जो टॉपिक अपना चल रहा था, पहले उसको निपटाते हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टॉपिक ये हैवी है, समझ में आ जाए अगले 10-15 मिनट में जो चलेगा बहुत अच्छी बात, नहीं तो अभी के लिए छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बोली थी, कोई इन्फिनिटिव, कोई जिरंड कब ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा, ये किस बात पर निर्भर है कि आपने उसको कैसी वर्ब से बनाया। जैसी वर्ब से आप उसका निर्माण करते हो उसमें वही फीचर आ जाते हैं, यही बात हुई थी, हाँ कि ना। अगर आप लिखोगे आई लाइक स्लीपिंग, आई लाइक स्लीपिंग, आपने आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, स्लीपिंग जिरंड ऑब्जेक्ट बना लिया, स्लीप इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा। लेकिन वहीं अगर आप लिखोगे आई लाइक बाइंग, तो बाइंग के आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। आई लाइक बाइंग न्यू क्लोथ्स, आई लाइक बाइंग न्यू शूज, हाँ कि ना। तो जैसी वर्ब से आप जिरंड हो, इन्फिनिटिव हो, पार्टिसिपल हो, जैसी वर्ब से आप उसको बनाओगे उसमें वही फीचर आ जाते हैं। ये वाली बात आपको याद है। अब मैं यहां पे दो चीजें लिख रहा हूं, एक मैंने लिखा फॉलिंग प्राइसेस और एक मैंने लिखा फैलिंग प्राइसेस। ठीक है, अब एक तो मैं आपको सीधा सीधा रटा सकता हूं कि भैया इसका मतलब होता है गिरते हुए दाम, फॉलिंग प्राइसेस का मतलब होता है गिरते हुए दाम, गिरते हुए दाम। ठीक है, और फैलिंग प्राइसेस का मतलब होता है दामों को गिराना, दामों को गिराना। एक तो मैं कह सकता हूं कि इसको याद कर लो, दूसरा मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी इसको प्रूव कर सकता हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये जो फॉलिंग लिखा हुआ है, फॉल से बना हुआ है, जो फॉलिंग लिखा हुआ फॉल से बना हुआ है, हाँ कि ना। और ये ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट रखेगा नहीं रखेगा, किस बात पर निर्भर है? ये इसी बात पर निर्भर है ना कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट रखेगा कि नहीं रखेगा, ये इस बात पे निर्भर है कि ये कैसी वर्ब से बना है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है, इन ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है, तो यानी ये जो प्राइसेस आगे लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। अब इसको देखो जरा, जब आप फैलिंग लिखोगे तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है, इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, कभी ऑब्जेक्ट रखेंगे कभी ये नहीं रखेंगे, इस बात पर निर्भर होता है, ये इस बात पर निर्भर होता है कि ये कैसी वर्ब से बने। यहां पे जब आप देखोगे तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये जो प्राइसेस आगे लिखा हुआ ना ये बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना। लेकिन जब आप ये लिखोगे फॉलिंग प्राइसेस, तब आप पाओगे कि इसका ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, है ना। फिर ये इसके साथ कैसे आ सकता है? फिर ये तब आ सकता है जब ये एक नाउन हो और ये एडजेक्टिव वाले काम कर दे, हाँ कि ना। और अगर ये एडजेक्टिव वाले काम कर गया तो यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया तो तातेती वाला मीनिंग देगा, गिरते हुए दाम। और अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो यानी एडजेक्टिव तो है नहीं, एडजेक्टिव नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर ये खुद नाउन है, फिर ये खुद नाउन है यानी ये जिरंड है, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। अगर ये जिरंड हो गया तो कैसा मीनिंग देगा? नानेनी वाला, दामों को गिराना। मेरी बात आई समझ में? एक बार फिर बोल दूं, मैंने कहा कि एक तो सीधा याद कर सकते हो कि फॉलिंग प्राइसेस का मतलब होता है गिरते हुए दाम, और फेलिंग प्राइसेस का मतलब होता है दामों को गिराना। एक मैं आपको इसको लॉजिकली प्रूव कर सकता हूं कि इसका यही मीनिंग क्यों है। समझना बच्चे, फॉल बना हुआ है, फॉलिंग बना हुआ इन ट्रांजिटिव वर्ब से, अगर ये इन ट्रांजिटिव है तो ये इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, हाँ कि ना। तो फिर ये इस नाउन, प्राइसेस अपने आप में नाउन है, प्राइस प्राइसेस ये तो नाउन है, इसमें तो कोई शंका है नहीं, हाँ कि ना। अब ये इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा प्राइसेस, तो यानी ये नाउन के साथ फिर ये कब आ सकता है, किस केस में आ सकता है? अगर ये एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव है तो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो यानी तातेती वाला मीनिंग है।
अब फेलिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब से बना है, तो ये तो अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, यानी ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो अब ये एडजेक्टिव तो है नहीं, तो फिर फेलिंग क्या बन सकता है, फिर ये खुद नाउन बन सकता है, जिरण बन सकता है। इसलिए जिरण बन गया तो नाने नहीं वाला गेम। अब ये दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार इनको देखिए और सोचिए कि यहां पे कौन सा आएगा। करो ट्राई। थोड़ा फोंट छोटा कर देना चाहिए था मुझे। हाँ जी, प्रॉपर्टी के दामों को गिराना प्रभावित कर रहा है रियल एस्टेट मार्केट को, कि प्रॉपर्टी के गिरते हुए दाम, प्रॉपर्टी के गिरते हुए दाम अफेक्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के दामों को गिराना कि गिरते हुए दाम, कौन सा वाला मीनिंग देना है यहाँ पे, कौन सा मीनिंग देना है यहाँ पे? प्रॉपर्टी के जो गिरते हुए दाम है ना, प्रॉपर्टी के जो गिरते हुए दाम है, एक हिंट मैं आपको और देता हूं, देखो समझना जरा। अगर आप यहाँ पे इसी को सब्जेक्ट मान रहे हो ना भाई, यही ठीक है, तो आपको पता है ये फेलिंग जिरंड है और ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो जिरंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फेलिंग सब्जेक्ट है। और जिरंड जब सब्जेक्ट बनता है, जिरंड के प्लूरल तो होते नहीं, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी। अगर यही चाहिए होता ना, अगर यही लगाना होता तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आई होती। ये भी आपके लिए एक हिंट है, मीनिंग भी हिंट था और ये भी आपके लिए एक हिंट की तरह से काम कर गया। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था बच्चे, ये जो प्राइसिस है ये बनना चाहिए था सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको इसको काट के एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉलोइंग लिखना पड़ेगा, ये आपका एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब आई है। गिरते हुए दाम, प्रॉपर्टीज के गिरते हुए दाम जो है वो प्रभावित कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट को। ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया। इसको आप चाहो तो पूरे के पूरे को एक ही मान लो, नहीं तो मार्केट जो है इसको ऑब्जेक्ट मान लो। और ये रियल एस्टेट, ये जो दो हैं ये है तो नाउन, ये है तो नाउन, लेकिन काम एडजेक्टिव जैसा कर रहे हैं। जैसे अपन ने पिछली क्लास में देखा था 500 रुपीज नोट, अब नोट नाउन है तो इसको एडजेक्टिव की तरह से काम करना, रुपीज काट के रुपी किया था, वही कॉन्सेप्ट। क्लियर होगी इतनी बात? आईज सर्जरी, आई सर्जरी करना पड़ता है, याद आया? वही कॉन्सेप्ट। तो रियल एस्टेट एजेंट जो है, ये जो रियल एस्टेट एजेंट जो है, ये प्रॉपर्टी के दामों को गिरा रहे हैं जानबूझ के, प्रॉपर्टी के दामों को गिरा रहे हैं जानबूझ के। यहां पे गिराने वाला मीनिंग चाहिए। और दूसरी बात, यहां तो सिंपली फंडा है ना यार, यहां तो कोई जिरंड विरंड का चक्कर ही नहीं है, यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहां तो फंडा सिंपल है, यहां पे मुझे एक ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, यहां तो जिरंड फिरंड का फंडा ही नहीं है, यहां फेलिंग आएगा। और प्रॉपर्टी के दामों को गिरा रहे हैं जबरदस्ती, जानबूझ के। चलो सेम बात, बिल्कुल डिट्टो सेम बात। एक मैं लिख दूं रेजिंग, एक मैं लिख दूं राइजिंग प्राइसेस, और एक मैं लिख दूं रेजिंग प्राइसेस। हाँ जी, एक तो मैं लिख दूं राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए दाम, ठीक है। एक मैं लिख दूं रेजिंग प्राइसेस, फिर वही बात है, या तो मैं डायरेक्ट कह दूं कि इसको रट लो, याद कर लो, रेजिंग प्राइसेस की हिंदी होती है बढ़ते हुए दाम, बढ़ते हुए दाम, और इसकी हिंदी होती दामों को बढ़ाना, दामों को बढ़ाना। एक तो मैं कह दूं कि इसको याद कर लो, दूसरा ऐसी बात नहीं है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। अब ये राइजिंग इंट्रांजिटिव वर्ब से बना है, तो ये भी खुद भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा तो फिर उसके बावजूद एक नाउन इसके साथ आ पा रहा है, तो इसका मतलब ये खुद नाउन नहीं है, तभी तो एक नाउन इसके साथ आ पा रहा है। तो यहां पे ये क्या बन रहा हो सकता है, एडजेक्टिव बन रहा हो सकता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा हो सकता है, यानी तातेती वाला मीनिंग देगा, बढ़ते हुए दाम। अब मुझे पता कि ये तो ट्रांजिटिव है, तो अगला नाउन तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया, अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो यानी एडजेक्टिव तो है नहीं इसके लिए, हाँ कि ना? अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है
इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसके लिए एडजेक्टिव तो है नहीं, यानी ये खुद क्या है, फिर ये नाउन है, यानी ये नाउन है, यानी ये जिरंड है, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। और जिरंड आ गया तो नानिनी वाला मीनिंग हो जाएगा, यानी दामों को बढ़ाना। आओ जरा करके दिखा दो। ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको करके दिखाइए अब जरा। अंकित मीणा भाई बस 2 मिनट रुक जा, 2-3 मिनट रुक जाए, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाने दे, फिर तुम्हारे ही डाउट लेने, टेंशन मत लो। थैंक यू मानवी बच्चे, थैंक यू। रेजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर अफेक्टिंग पुअर पीपल। ठीक, पेट्रोल के दामों को बढ़ाना अफेक्ट कर रहा है कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम अफेक्ट कर रहे हैं? पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम जो है ना, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं गरीब लोगों को। फिर वही बात, एक तो मीनिंग से पता चल रहा है, और दूसरी बात अगर तू ये लिख देगा ना ये सही है, तो ये रेजिंग जिरेंड हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड हो गया, रेजिंग सब्जेक्ट था तो वर्ब सिंगुलर आई होती। हाँ कि ना? ये दोनों बातें चीख चीख के बता रही हैं कि भैया यहाँ पर सब्जेक्ट आपको इसको बनाना पड़ेगा, ये गलत है। यहाँ पे आपको इसको राइजिंग लिखना पड़ेगा, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, ये एडजेक्टिव बनेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये एडजेक्टिव है। द पुअर भी लिख सकते हैं और पुअर पीपल भी लिख सकते हैं, द पुअर लिखा होता वो भी ठीक हो जाता। राइजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल बिफोर इलेक्शन वॉज नॉट अ गुड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। पेट्रोल के दामों को बढ़ाना इलेक्शन से पहले, सरकार ही बढ़ाती, तो पेट्रोल के दामों को बढ़ाना इलेक्शन से पहले अच्छा डिसीजन नहीं था सरकार का। ठीक, तो यहाँ पे पेट्रोल के दामों को बढ़ाना वाला मीनिंग देना है, तो बढ़ते हुए दाम है तो सही करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको रेजिंग। ये रेजिंग क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, जिरेंड बन जाएगा। ये क्या बना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड हो गया। और प्रीपोजिशन है, पेट्रोल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। बिफोर क्या बन गया, बिफोर प्रीपोजिशन बन गया, इलेक्शन इसका ऑब्जेक्ट बन गया, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब बन गया, डिसीजन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, नाउन बन गया, गुड आपका एडजेक्टिव बन गया, ये आपका एडवर्ब बन गया, और प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सेम बात इसके लिए भैया, सेम बात इसके लिए। जैसे मान लो मैं लिख दूं लाइंग बुक्स, और एक मैं लिख दूं लेइंग बुक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा पढ़ी हुई किताबें, और इसका मतलब हो जाएगा किताबों को रखना। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो भी अपन ने डिस्कस किया, वही लाई ले के लिए है, वही राइज रेज के लिए है, वही फॉल फेल के लिए, सेम बात है, बिल्कुल डिट्टो। इसको करके दिखाना जरा एक बार। लाइंग द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। द भी आर्टिकल आना था भाई, टाइपिंग एरर ठीक कर दूंगा इसको। लाइंग द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इस बिल्डिंग के नींव रखना, इस बिल्डिंग के नींव रखना, रखी हुई नींव नहीं, इस बिल्डिंग के नींव को रखना सबसे मुश्किल पार्ट था कंस्ट्रक्शन का। तो नींव को रखना, रखी हुई नींव नहीं, नींव को रखना, तो क्या बनेगा, लेइंग द फाउंडेशन करना पड़ेगा। ये लेइंग सब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। हाँ के ना? तुम्हारी बुक कुछ रख रही है कि तुम्हारी बुक पड़ी है टेबल पे, ये तो अभी किया अपन ने 1 मिनट पहले।
तो लाइंग ऑन द टेबल हो जाएगा। ये वाले जो हैं थोड़े से और बढ़िया लेवल हो गया उसका, अगर कभी लेवल उठेगा तो इस लेवल तक आएगा, हालांकि अब उठ ही रहा है, कोई गारंटी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे पिछले 3-4 सालों में जो इंग्लिश का लेवल आया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो अचानक से उठ गया। ठीक है, तो उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि ये जिरंड प्लस जिरंड के ऑब्जेक्ट इस टाइप का भी अगर उस कॉन्सेप्ट पे बना लेगा तो भी आप लोग उसको आसानी से कर पाओ। ये जो एडजेक्टिव चैप्टर के मैंने कहा था कि 2 सवाल एडजेक्टिव के शीट के मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं, ये मैं कल की क्लास में करा दूं। ठीक है, क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चे एंड तक आते आते चले जाते हैं, तो ये वाले जो 2 सवाल थे, ये जो 2 सवाल थे मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी इनसे बात कर लेते हैं भाई, बाकी सबके लिए क्लास खत्म हो गई है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी इनकी बातें कर लेते हैं। मैं पैराग्राफ रीडिंग करता हूं तो वर्ड के मीनिंग आते हैं, पर पैराग्राफ की लाइन समझ नहीं आती, क्या करूं? ऐसा हो नहीं सकता बच्चे, सारे वर्ड्स के मीनिंग आते हो और लाइन का मीनिंग समझना ये पॉसिबल नहीं है। आप मतलब इन प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, वोकैब पे काम करिए, रीडिंग करते रहिए, आ रहा है नहीं आ रहा है रोज करते रहो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, पहले इजी से शुरुआत करो। सर मुझे क्लास नोट्स की बुक ऑर्डर करनी है, पता नहीं चल रहा कौन सी बुक, लिंक दे दो प्लीज। मेरी हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, अमेजोन का भी फ्लिपकार्ट का भी, जहां से सस्ती पड़े वहां से मंगा लेना। प्रोनाउन के कुछ पी वाई क्यू नहीं है ओ रहा, मतलब क्लास में कराए तो हैं बच्चे सारे, वीडियो दोबारा देख ले एक बार नहीं हो रहा तो। और एक चीज और बता देता हूं बच्चे, अगर आप कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बात तो जरूरत नहीं है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं खिचड़ी बना लोगे। और क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अब जैसे ये एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर भी तो यही दिक्कत आई। ये जो एरर है ये मुझे दोबारा क्यों डिस्कस करने, पता है क्यों? क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ाता हूं मैं कंजंक्शन चैप्टर में, और ये पढ़ाता हूं प्रीपोजिशन में, इनका थोड़ा थोड़ा रिलेशन एडजेक्टिव के साथ भी है, तो ये एडजेक्टिव की शीट में डल गए, इसलिए दोबारा बताने पड़ेंगे अलग से। तो होता क्या, अलग अलग टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है कि तू जिस बुक से प्रैक्टिस कर रहा है उन्होंने उस रूल को प्रोनाउन चैप्टर में लिख रखा है, और मैंने स्पेशली बताया भी था, बीइंग वाला एरर हो गया, मैनी अ वाला एरर हो गया, सच एज सच दैट वाला एरर हो गया। 3 कॉन्सेप्ट ही है, एक आधा कोई और होगा, ये मैं किसी और चैप्टर में पढ़ाता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे मानते नहीं है, वो एक फेमस किताब है उससे प्रैक्टिस करते हैं वो। ये 4-5 क्वेश्चन अभी नहीं होंगे आपसे, क्योंकि मैं इनको किसी और चैप्टर में पढ़ाता हूं, तो उसके लिए डिमोरलाइज नहीं होना है। बुक में सिर्फ रूल देने होते हैं बच्चे, वो किसी भी चैप्टर में पढ़ा दें, उनका क्या है। मेरे को एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझाना है, तो फिर इसलिए मेरे को उसी चैप्टर में डालना पड़ेगा जिससे उसका ज्यादा लिंक है। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं? एआई से करता हूं, अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस और क्या कराऊं? हर एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते 50-60 क्वेश्चन साथ कराता हूं, 50-60 क्वेश्चन एंडिंग में देता हूं, तो इतना लगा ले मोर देन सफिशिएंट। और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है ग्रामर के लिए? जीरंड का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट कंफ्यूजन है सर। वेट करो बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट तो भी पढ़ाया ही नहीं है ना। मैंने कहा था कि वो बहुत रेयर होता और वो एडवांस वर्ब में आएगा, पेशेंस रख। सर आप अपनी एप्लीकेशन पर सॉल्यूशन लिख के दे रहे हो, वैसे दे दो सर। मेरी एप्लीकेशन पे वीडियो नहीं है, मेरी एप्लीकेशन पे जो मेरा फाउंडेशन बैच था ना, उसमें हर एक चैप्टर के एंड पे जो प्रैक्टिस कराता हूं उसकी वीडियो नहीं है ना। वीडियो हटा लेता हूं, बैच से चलेगा? ये जो हर एक चैप्टर के एंड पे वीडियो मिलती है, वीडियो हटा लेता हूं। ठीक है, लिख के दे देता हूं सॉल्यूशन। मतलब कुछ भी दे दो, इनको संतुष्टि नहीं है। सॉल्यूशन लिख के दे दो, सर वीडियो तो है ही नहीं, ऐसे कहते तमद में आएगा, लिख के टाप दिया है बस। पढ़ा दो, एक एक एरर को खुद खड़े होकर एक्सप्लेन कर दो, सर इसको लिख के दे दो, पक। किडनी ले ले तू मेरी। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब, कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, बेसिक में बताया था, फिर भी जिन पे एरर आते हैं क्लास में कराई जाएंगी। एरर प्रो का न्यू एडिशन कब आएगा? 2-2.5 महीने बाद आएगा, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है, जितना बैच में कराया जाए उतना कर लो। मॉक में मार्क्स नहीं आते टॉपिक,
पढ़े हुए हैं और आपसे पढ़ने पर समझ भी आता है। अभी कहाँ से बच्चे, 2 तो चैप्टर हुए हैं, अभी कौन से मॉक लगाने लग गए तुम? वोकैब की लाइव क्लास भी होगी क्या? वोकैब भी लाइव देखना मूर्ख है क्या? 2025 में जो वोकैब आई वो वोकैब की क्लास डाल लूंगा आपके बैच में, लेकिन वोकैब लाइव देखोगे? थोड़े से मूर्ख हो क्या? क्यों टाइम खराब करोगे? सब कुछ लाइव देखने के चक्कर में आ गए ना बच्चे, तो वीडियो गिन लेना, मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की, 3 साल में जाके सिलेबस पूरा कर पाओगे। तो ये लाइव का जो लालच है ना उसको छोड़ दो, सिलेबस पूरा करना है तो। मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें? भाई ये फाउंडेशन बैच है, मेंस की करनी थी तो मेंस का बैच लेता। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, लाइव क्लास सही नहीं चल रहा। तो बच्चे उसके लिए इंक्वायरी वाले नंबर पे मैसेज करिए। अनंत कह रहा है मेरा नाम ले लो। अनंत भाई, आप फर्जी कमेंट करते हो। फर्जी कमेंट करने वाला कैसा है? अनंत भाई जैसा है। लो ले लिए तेरा नाम। इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोल सकता हूँ? बच्चे ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश और इंग्लिश बोलना ये बिल्कुल डिफरेंट बातें। इंग्लिश बोलना कैसे सीखोगे? जैसे हिंदी बोलना सीखे, है ना। जब छोटे बच्चे थे माँ बाप को बोलते हुए सुनते थे, फिर उसको भैया पहले सुनना शुरू किया माँ बाप ने, फिर धीरे धीरे उसी को डेली डेली सुना, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, ये बेटा पानी है, पानी पानी, फिर लिखना शुरू किया, ऐसे स्किल डेवलप होती है। तो इंग्लिश को भी ज़्यादा ज़्यादा पहले सुनो, हॉलीवुड फिल्में देखना, है ना, न्यूज़ सुनना, ये सब काम करना, थोड़ा थोड़ा खुद बोलने की कोशिश करना ताकि वो फ्लुएंसी आए। वो बिल्कुल अलग मैटर है बच्चे, उसको इसके साथ साथ शुरू करोगे तो मिक्स कर दोगे, बिना मतलब टाइम खराब होगा। सर मैं 6 क्लास की बुक रीडिंग करता हूँ, उसकी भी मीनिंग नहीं निकाल पाता हूँ, अब क्या करूँ? फिर तीसरी चौथी की ला भाई। है रत्नेश यादव भाई, छठी क्लास की मीनिंग नहीं निकाल पा रहा तो तीसरी चौथी की लिया, और तो क्या बोलूँ अब मैं। रीडिंग के लिए एडिटोरियल बेस्ट है क्या? अगर आपका वो लेवल है तो बेस्ट है, अगर वो लेवल नहीं है तो नॉर्मल न्यूज़पेपर, वो भी लेवल नहीं है तो स्टोरी बुक्स 9वीं 10वीं की, वो भी लेवल नहीं है तो 5वीं 6ठी की, वो भी लेवल नहीं है तो दूसरी तीसरी की स्टोरी बुक्स। जो आपका लेवल है उसके अनुसार शुरुआत करनी पड़ेगी। सर आपकी वीडियो प्लस नोट्स माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। थैंक यू कौशिक भाई, आपके पढ़ाने का तरीका, थैंक यू भाई, थैंक यू कुलदीप भाई। आपके नोट्स आ गया है, उसको पढ़ने का तरीका बता दो। नोट्स को पढ़ने का तरीका बता दो? क्लास देख, नोट्स से रिवाइज कर, उसको पढ़ने का क्या तरीका है भाई? ऐसा तो है नहीं कि पहले एक अगरबत्ती जलाओ, है, फिर नोट्स के साथ एक नींबू, उसमें अगरबत्ती को नींबू के अंदर डालो, थोड़ा लाल मिर्च का छोंक लगाओ, ये सब करना है क्या? ये फर्जी बातें मत पूछा करो यार। उठा उसको पढ़, वीडियो देख ली तने, नोट से रिवाइज कर दे, बात खत्म हो गई। दूसरी तीसरी क्लास के बालक आ गए क्या मेरी क्लास में? हमें कैसा लगेगा, कौन पता चलेगा कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव? बता तो रहा हूं, एक्शन का ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांजिटिव, ना तो इंट्रांजिटिव। बेसिक की पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आकाश भाई, इसका क्लास ना लगा रखी तने। वोकैब याद करते हैं तो एंटोनिम सिनोनिम को रटना पड़ेगा क्या? बच्चे ज्यादा से ज्यादा वोकैब जब तू बिल्ड कर लेगा तो एंटोनिम सिनोनिम अपने आप हो जाएंगे। जो वोकैब की क्लास है उसमें एक वर्ड यहाँ पे येलो से लिखा होता है, ये जो एंटोनिम सिनोनिम यहाँ बीच में लिखे होते हैं, नजर मार ले, एक आधा कोई याद रह जाए अच्छी बात, वरना छोड़ दे, कोई बात नहीं। जब तू ज्यादा से ज्यादा वोकैब ही डेवलप कर लेगा तो एंटोनिम सिनोनिम ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगे तुझसे। वोकैब ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश कर, ऐसे मत रट ये वर्ड 4 सिनोनिम, ये वर्ड 4 एंटोनिम, ऐसे नहीं याद करी जाती वोकैब। दिक्कत क्या है कि पेपर में ऐसे 4 ऑप्शन के साथ आती है, सबने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया, किताबें भी ऐसे छपनी शुरू होगी। दिक्कत ये है, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तुम किताबों में ऐसे लिखी हुई देखते हो, तुम्हें लगता है यही तरीका पढ़ने का। अपनी वोकैब डेवलप करो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे। अगर तेरे को पता है लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, तो सिनोनिम मार्क कर लेगा तो इसको बता। अगर दोनों वर्ड के तुझे मीनिंग पता तो सिनोनिम मार्क नहीं कर पाएगा तू। तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग याद करने की कोशिश करिए, ये एंटोनिम सिनोनिम के छलावे में मत पड़ो।
आकाश बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ता रहा, तेरे को इंग्लिश में दिक्कत ना आएगी। ऐसा रोया मत कर, ठीक है? इतना रोना ठीक नहीं है। बस तू पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पूरा बैच कंप्लीट कर ली, तेरे को इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, तो रोना बंद कर। अमन सर से क्लास ले लें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है? इतनी गारंटी ले सकता हूं। और वो भी पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आखिरी क्लास के आखिरी सेंटेंस तक पूरा बैच लगाओ, जो प्रैक्टिस करने को बोला जा रहा है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है? कंडीशन ही इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता चले मैथ की तो क्लास ही ना लगा रहा, सो रहा डेली, तो सिलेक्शन की गारंटी तो कहां से ले लें, ठीक? कितनी मेहनत करा, तो कितनी प्रैक्टिस करा, कितनी नियत से पढ़ रहा, बहुत चीजों पर डिपेंडेंट है। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, थैंक यू भाई अरुण। वो कैब एक दिन में कितना करना चाहिए? जितना तुझसे हो पाए, जितना टाइम है तेरे पास, ठीक है? एक क्लास भी कर लेगा रोज की वो कैब की तो वो भी बहुत है, जरूरत से ज्यादा ही है। 2x स्पीड पे एक क्लास में जितने वर्ड हैं उनको निपटा ले, इतना बहुत है। सर प्रैक्टिस शीट बेसिक के सही से नहीं लगा, क्या करूं? दोबारा देखूं? 10 दिन बाद दोबारा देख लियो, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, नोट से रिवाइज करके शीट को दोबारा लगा दियो। पहली बार में 30-40% होते हैं, दूसरी बार में 80 और तीसरी बार में 100। पहली बार जब शीट अटेम्प्ट करते हो तो 30-40% ही होंगे। 15-20 दिन बाद नोट्स रिवाइज करो, दोबारा लगा दो शीट, तब 80% हो जाएंगे। जब पूरा कोर्स हो जाए, सारे चैप्टर हो जाए, फिर एक बार दोबारा लगाएंगे, उस टाइम पे 100% हो जाएंगे। तो डीमोरलाइज नहीं होना है। बेसिक वोकैबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें? वीडियो दे तो रखी बच्चे फोटोनेमोनिक्स वाली। अगर तू बिल्कुल बेसिक, मतलब ईट माने खाना होता है, बेद माने नहाना होता है, वो वाली की बात कर रहा है तो स्टोरी बुक्स पढ़, वहां से क्लियर हो जाएगी अपने आप। जितनी ज्यादा छोटी बच्चों की किताबें पढ़ता रहेगा, स्टोरी बुक्स पढ़ेगा, वहां से काम होगा। ऑफलाइन नहीं पढ़ाते आप? नहीं भैया नहीं पढ़ाता। चलो जी, मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है। बैकलॉग कैसे कवर होगा? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख, रोज की अपनी 2-2 वीडियो निपटाए से कंप्लीट होगा भाई। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।